तो क्लास 10 तुम्हारा स्वागत है आज का क्लास में। आज मैं पढ़ाने वाला तुम्हारा इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का सारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट करवा दूंगा। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। मैं तुम्हारा 2 मार्क्स से सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया हूँ। किसका? इकोनॉमिक्स का। जाके देख लो अगर नहीं देखा है तो, ठीक है ना। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में तुम्हारा एग्जाम में सारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। मैं हर टाइप के क्वेश्चन को ले आया हूँ, तो टेंशन नहीं ले, चुपचाप तू देख। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ बिना कुछ देरी किए हुए, लेट किए हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है तुम्हारा? पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। सर क्या है क्वेश्चन तुम्हारा? तृतीय क्षेत्रक है तुम्हारा। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है? सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। देखो बच्चा, तृतीय क्षेत्रक सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को क्या बोला तुम्हारा? सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। अन्य क्षेत्रकों के निम्न प्रकार से भिन्न है। बहुत अलग तरीके से क्या तुम्हारा भिन्न है। कितने प्रकार के क्षेत्रक होते हैं? 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं तुम्हारा। कितने प्रकार तुम्हारा? 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं तुम्हारा। 1 2 3। पहला क्या तुम्हारा? प्राथमिक। दूसरा क्या तुम्हारा? द्वितीय। और तीसरा क्या तुम्हारा? तृतीय। क्लियर के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए। प्राथमिक मतलब जो उत्पादन करे, द्वितीय मतलब जो विनिर्माण करे, ठीक है ना, उपयोगी लायक वस्तु को बनाए, और तृतीय मतलब जो सेवा प्रदान करे। क्या तुम्हारा? सेवा प्रदान करे। ये 3 प्रकार के तुम्हारे क्षेत्रक होते हैं, तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो देखते हैं भैया, तृतीय क्षेत्र कैसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, कैसे तुम्हारा क्या है तुम्हारा अलग से भिन्न है, कैसे सहयोग करता है। तो देखो बच्चा, सेवा प्रदान करता है कौन? तृतीय क्षेत्रक। वस्तु नहीं बनाता है ये, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक वस्तु को उत्पादन करते हैं, जबकि तृतीय क्षेत्रक लोगों को सेवा प्रदान करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए शिक्षक, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। डॉक्टर इलाज करते हैं, ये भी तुम्हारा सेवा रहा। अलग बात है, मेवा खाता है सो अलग बात है, पैसा समझ के लेता है। फिर देख भाई, दूसरा पॉइंट क्या है? अन्य क्षेत्रकों को सहयोग करता है कौन? तृतीय क्षेत्र। कैसे सर? क्षेत्रक खेती उद्योग दोनों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। कैसे चलाता है सर, बताइए ना सर। देख बच्चा, खेती में जो सामान उगाएंगे, उद्योग में जो सामान उगाएंगे, उसको ले कौन जाएगा? तृतीय क्षेत्र वाले, ट्रक वाले, हाँ है ना। बैंक तुम्हें क्या देगा? पैसा, सेवा दे रहा है ना भैया, खेती करने के लिए, बैंक उद्योग चलाने के लिए, हाँ है ना। संचार सेवाएं, तुम्हारा इंटरनेट क्या कर रहा है? तुम्हारा प्रचार एडवर्टाइजमेंट कर रहा है टीवी में, तो तुम्हारा सामान क्या हो रहा है? बिक रहा है। क्या हो गया तुम्हारा? टर्सरी सेक्टर, जो तुम्हारा क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। किसका? प्राइमरी और क्या तुम्हारा? सेकेंडरी का, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा? अप्रत्यक्ष उपभोग की सेवाएं। तीसरा क्या तुम्हारा? अप्रत्यक्ष उपभोग की सेवाएं। इसकी सेवाएं सीधे जनता द्वारा होता है तुम्हारा, सीधे जनता द्वारा उपयोग की जाती है। मतलब कोई नौटंकी नहीं, डायरेक्ट जनता को सेवा देगा। कैसे भैया? अस्पताल में मरीज को, विद्यालय में बच्चा को, दुकान में ग्राहक को, हाँ या ना। इस तरह तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा? तुम्हारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना तुम्हारा। खुली बेरोजगारी और प्रश्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। खुली बेरोजगारी, पैसा बेरोजगारी, खुला बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करना है, तो कर दे। तो कीजिए सर। तो सुनो बच्चा, खुली बेरोजगारी में क्या है तुम्हारा? पहला पॉइंट यहाँ और पहला पॉइंट यहाँ, प्रश्न बेरोजगारी का पढ़ेंगे, दोनों में अंतर समझेंगे। इनमें व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होता है, तैयार है भाई, फिटफाट है, काम मुझे मिल जाए, पर उसे काम नहीं मिलता, निराशा बैठा हुआ रहेगा यहाँ इसके जैसा, ठीक है भाई, जॉब नहीं मिल रहा है। भैया प्रश्न बेरोजगारी में कहा पहला पॉइंट, इनमें व्यक्ति काम करता दिखाई देता है, काम करते दिखाई देता है तुम्हारा, ठीक है, काम तो करता है, इसमें काम ही नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट क्या है सर? व्यक्ति पूरी तरह बेरोजगार रहता है तुम्हारा, इसमें व्यक्ति का तुम्हारा पूरी तरह बेरोजगार रहेगा बेचारा ये। इसमें क्या तुम्हारा? काम में जरूरत से अधिक लोग लगे रहते हैं तुम्हारा, हाँ या ना। जैसे तुम्हारा क्या, तुम्हारा एक पूरी छाकड़ा, मतलब देखना भैया, एक 2 बहन क्या करती, तुम्हारा एक बहन बेलेगी, बहन क्या करेगी? अब रोटी तो को क्या सेकेगी, एक से अधिक लोग लगे हुए हैं तुम्हारा। ये भी क्या तुम्हारा? प्रश्न बेरोजगारी में बहन को बेरोजगार बोल रहे हैं सर, खाना नहीं देगी। हाँ बात तो सही है। तीसरा पॉइंट क्या तुम्हारा? इस बेरोजगारी को आसानी से पहचान सकता तुम्हारा, पहचान लेंगे भैया कि ये बेरोजगार है, भैया नहीं मिल रहा है इसको काम धंधा, है या ना। लेकिन तीसरा पॉइंट इसका क्या है तुम्हारा? इसमें बेरोजगारी को पहचाना कठिन है, पता ही नहीं चलेगा कि काम करने की जगह तुम्हारी बहन 2 बहन लगी हुई है रोटी बनाने में, तुमको लग रहा है दोनों बहन काम कर रही है, लेकिन उसमें एक ही आदमी की जरूरत था, लेकिन दोनों लगी हुई है ना भाई। हाँ। चौथा पॉइंट क्या है? इसमें कोई आय नहीं होता, जब काम ही नहीं किया तो कोई आय देगा? बिल्कुल नहीं देगा। लेकिन इनमें आय बहुत कम होता है या बराबर होता है तुम्हारा, कम दीजिए किसी को कम किसी को बेसी, या बराबर बांट दिया भैया, लो 300 रुपये, 150 तुम 150 तुम, ठीक है, 150 रुपया देगा। तीसरा पॉइंट क्या है? देखो भैया मेरे एडिटर ने लिखना छोड़ दिया, उदाहरण
पढ़ा लिखा हुआ युवा नौकरी ना मिलना, युवा को क्या तुम्हारा नौकरी ना मिलना युवक को, ठीक है। ये क्या तुम्हारा क्या खुली बेरोजगारी। प्रश्न बेरोजगारी क्या है सर, उदाहरण से क्या तुम्हारा खेत में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए, खेत में भैया खेत में धान रोप रहे हैं, तुम्हारा लेडीज लगी हुई है, गपिया आ रही है, धान रोप रही है, ये क्या तुम्हारा प्रश्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तीसरा देखते हैं तुम्हारा, अरे बच्चा ये सब 3 मार्क्स में लिखे हैं। नहीं सर, ये जो है ना ये बताया ना तुम्हारा, ये 5 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में नहीं आएगा। 3 मार्क्स में आएगा तो 3 पॉइंट लिखना, बस 3 पॉइंट। 5 मार्क्स में 5 पॉइंट। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो ध्यान देना बाबू, याद रखना हमेशा कि जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम बोर्ड में तो 3 मार्क्स वाला में 3 पॉइंट, 3 मार्क्स वाला में 3 पॉइंट तुम्हारा, और 5 मार्क्स वाला में 5 पॉइंट लिखना है मुझे। समझ आएगा ना? तुम्हें ओवर इसलिए बता रहा हूं कि अगर 5 मार्क्स में सब क्वेश्चन आ जाए तो तुम 5 पॉइंट लिख सकूं, इसलिए मैं ओवर बता दे रहा हूं। तो ये मत समझना ये 5 मार्क्स में नहीं लिख सकते हैं, सो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू करने का उद्देश्य बताइए। क्या लागू था भैया, मनरेगा को लागू करने का क्या था मेन मकसद? देख बच्चा, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार देना। ग्रामीण लोग क्या दे रहा है? रोजगार देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। पहला उद्देश्य क्या तुम्हारा, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करना, बेरोजगार कम हो जाए बच्चा, इसलिए क्या किया, मनरेगा स्टार्ट किया। दूसरा पॉइंट क्या तुम्हारा, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन, कितना दिन तुम्हारा, 100 दिन रोजगार देना भैया। हर एक को तुम्हारा कम से कम 100 दिन रोजगार देने की गारंटी देगा कौन? मनरेगा तुम्हारा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा, गरीब लोगों की आय बढ़ाकर गरीबी कम करना है, गरीबी को कम करना है, गरीब लोगों की आय बढ़ाकर, है ना, बिल्कुल सर। गांव में विकास कार्य करना, गांव में विकास से कार्य करवाना है, हाँ ये ना, गांव मनरेगा आएगा, काम होगा भैया, तालाब खोदा जाएगा और उसमें उपयोग के मछली पालन किया जाएगा, बिल्कुल सर। 5वां पॉइंट क्या है, गांव से शहर की ओर पलायन मतलब सब शहर की ओर भाग रहे हैं, उसको रोकने के लिए गांव में ही हम क्या रोजगार पैदा कर रहे हैं, किसके द्वारा, तुम्हारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के द्वारा, अधिनियम 2005 के द्वारा। क्लियर? ये 5 पॉइंट याद कर लेना। अगर 3 नंबर 3 पॉइंट लिखना, 5 नंबर 5 पॉइंट लिखना, तुम्हारा हो गया स्वाहा क्वेश्चन। आगे देखो रे बच्चा, चौथा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बोलता है, बड़ा अच्छा बोलता है, क्या बोलता है सर, सुनिए, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। संगठित क्षेत्र, ठीक है भैया, संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है तुम्हारा, 1 पॉइंट देखेंगे इसका, 1 पॉइंट देखेंगे इसका, ऐसे देख के कंप्लीट कर देंगे, हाँ या ना। देख भाई, इस क्षेत्र में काम करने का निश्चित समय का तुम्हारा समय निश्चित है, जाएगा मेरे पापा जी है, मेरे पापा जी जाएंगे तुम्हारा कितना 9 बजे आएंगे तुम्हारा, क्या शाम को 5 बजे 9 बजे जाएंगे या शाम को 5 बजे जाएंगे, फिक्स टाइम है। समय का पालन किया जाता है, समय का इसमें पालन किया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में, इसमें क्षेत्र में काम करने का कोई निश्चित समय नहीं है, पूरा खटारा भाई, जितना हो सके इतना, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें नौकरी सुरक्षित है भैया, एक बार सरकारी नौकरी हो गई है इसलिए तेरा ब्याह हो जाएगा, लोग बोलेगा सरकारी नौकरी दू हमरो शादी कर, हमारे बेटी शादी कर, हमारे दूसरे को बेटी, दोनों शादी कर ले तू, अगर तो सरकारी नौकरी हो तो, हाँ या ना, ऐसा होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट में यहाँ क्या तुम्हारा, नौकरी का कोई सुरक्षा नहीं होता, जब मन तब निकालेगा बुक। क्लियर भैया। इसमें देखो, कर्मचारियों को निश्चित वेतन मिलता है, निश्चित वेतन मिलेगा, फिक्स रहेगा वेतन, भैया तुम्हारा निश्चित वेतन है भैया, छुट्टी मारे तभी तुमको वेतन मिल जाएगा, उम्मीद रहता है मिलने का, लेकिन इसमें वेतन निश्चित नहीं है, कम बेसी कर देगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। चौथा पॉइंट क्या है, छुट्टी, पेंशन, बीमा जैसी सुविधा मिलेगी किसमें, तुम्हारा संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी को कोई विशेष सुविधा नहीं है, कोई बीमा तीमा नहीं, कोई पेंशन नहीं, ठीक है। उदाहरण जैसे सरकारी कार्यालय, बैंक, रेलवे, बड़ी फैक्ट्रियां। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या तुम्हारा, खेत का मजदूर, निर्माण मजदूर, घरेलू काम काजगार, ठेला रिक्शा चलाने वाला, ये सब क्या तुम्हारा असंगठित क्षेत्र है। ये हो गया तुम्हारा 5 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट करवाया हूँ। 3 नंबर में आएगा तो 3 पॉइंट लिखना। क्लियर सर। आगे देखते हैं रे बाबा भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नजर रखता है। तो देख भैया, उत्तर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, कौन तुम्हारा, सेंट्रल बैंक है तुम्हारा, है ना। इस बैंकों का कामकाज निम्न तरीकों से नजर रखता है, कैसे देखते रहे बच्चा। पहला पॉइंट क्या तुम्हारा, पहला पॉइंट देख रहे बच्चा, लाइसेंस जारी करना, क्या तुम्हारा, लाइसेंस जारी करता है तुम्हारा RBI। लाइसेंस जारी करने का मतलब, RBI बैंक खोलने और चलाने का अनुमति देता है। तुम्हारा कुछ रूल होता है जो तुम क्या करोगे,
हायर क्लास में पढ़ोगे कि भैया कुछ रूल को तुम फॉलो करोगे तभी तुमको बैंक बनाया जाएगा, वरना तुमको बैंक का वैल्यू नहीं दिया जाएगा तुम्हारा। जैसे समझ में आया तुम्हारा? तो भैया कुछ रूल होता है, कुछ भैया शर्त होता है, उसको तुम फुलफिल करोगे तब तुम बैंक चला सकते हो या खोल सकते हो। वो कौन देगा लाइसेंस तुम्हें? आरबीआई। दूसरा काम क्या है तुम्हारा आरबीआई का? नियम कानून बनाना तुम्हारा। बैंक किस प्रकार काम करेगा इसका नियम कौन तय करेगा? आरबीआई। क्लियर नहीं क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या है? जांच और निरीक्षण। समय समय पर बैंक क्या करता है? तुम्हारा जांच करता है कि भैया काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा तुम। नगद भंडार तय करना। भैया सारा पैसा बैंक में जमा किया तो सारा पैसा तुम्हारा क्या लोन में दे देगा बैंक वाला? नहीं 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 नहीं, कुछ पैसा रखना पड़ता है। ये कौन तय करेगा? आरबीआई। वही लिखा हुआ है, बैंक कितनी नकदी अपने पास रखनी चाहिए ये आरबीआई तय करेगा। ठीक है ना, तय कर देगा तुम्हारा आरबीआई। पांचवा पॉइंट क्या है? ऋण नियंत्रण। लोन कितना किसको देना है वो भी कौन कौन करेगा? तुम्हारा रूल कौन करेगा? बताएगा कौन? आरबीआई। तो आरबीआई देखता है कि बैंक सही तरीके से लोन दे रहा है या नहीं। ठीक है ना, किसको दे रहा है, ठीक है, किसको नहीं दे रहा है, वो चेक कर रहा तुम्हारा कौन? आरबीआई। तुम्हारा आसानी तरीके से कंप्लीट करवा दी। कितना? 5 मार्क्स। 3 मार्क्स में अगर 3 ही पॉइंट लिखना, 5 मार्क्स है तो 5 पॉइंट लिख देना। क्लियर करने के लिए चलो बच्चा। फिर क्या है तुम्हारा? रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो देखते हैं इसका उत्तर। ठीक है ना, रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधि कैसे तुम्हारा क्या कहता है? तुम्हारा वर्गीकृत किया जाता है तुम्हारा। देख बच्चा, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को 2 भाग में विभाजित किया था तुम्हारा। 2 भाग में तुम्हारा, 2 भाग में। एक वो तुम्हारा संगठित क्षेत्र, एक वो तुम्हारा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या तुम्हारा? जब काम सरकार के नियम कानून के आधार होता है, अनुसार होता है, काम का समय निश्चित होता है और वेतन सुविधा में मिलती है, इसे बोलेंगे तुम्हारा संगठित क्षेत्र। भैया जब जहां काम का समय निश्चित नहीं होता, खटारा है भैया, गए 6 बजे सुबह, आए तुम्हारा 8 बजे रात को, खटारा जैसे तैसे तुम्हारा ना भैया, ये असंगठित क्षेत्र है। नौकरी सुरक्षित नहीं होता, वेतन की सुविधा नहीं होती, वेतन की कितनी मिलेगी कितनी मिलेगी तय नहीं होती, इसे बोलेंगे असंगठित क्षेत्र। तो क्या कहते हैं? हमारे रोजगार की परिस्थिति के आधार पर हम 2 तरह में वर्गीकरण करेंगे। कौन कौन सा? तुम्हारा संगठित और असंगठित में बता दिए तुम्हें। क्लियर हो गया सर। आगे देख रहे बच्चा, 7वां क्वेश्चन क्या है? बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? क्यों नहीं दे रहा तुम्हें बैंक कर्ज? कारण बता दें तुम्हें। देखो बच्चा, बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने से मना करते हैं। उनमें मुख्य कारण है, पहला कारण क्या है तुम्हारा? जमानत का अभाव। तुमको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा भैया बैंक से कर्ज लेने के लिए। कई लोग के पास कर्ज के बदले रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती, तो बैंक तुम्हें लोन देगा ही नहीं। नियमित आय ना होना। भैया तुम्हारा कोई फिक्स तुम्हारा क्या इनकम नहीं है, जिनकी आय स्थिर नहीं होती, कम बेसी कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 5,000, तो तुमको बैंक लोन नहीं देगा। उन्हें बैंक जोखिम भरा मानते हैं। बैंक का तुम्हारा जोखिम भरा मानेगा, भैया ना हुआ तो तू लौटा नहीं पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है तुम्हारा? इसको बोलते हैं क्रेडिट, है ना भैया, इसको क्रेडिट। अगला पॉइंट क्या है? कर्ज ना चुकाने का डर। बैंक को आकांक्षा रहती है कि कुछ लोग समय पे कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको लोन हम नहीं देंगे। क्लियर हो गया सर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण मतलब लोन कर्जदारों के लिए और समस्या कैसे क्यों खड़ी कर दी तुम्हारा? उच्च जोखिम वाली परिस्थिति मतलब तुम्हारा स्थिति खराब है, ऊपर से तुम लोन ले लियो स्थिति को सही करने के लिए। बेटा लोन को भी चुकाना पड़ता है, ये बात भूल जाते हैं लोग, है ना भैया। स्थिति खराब हुआ लोन ले लो, बेटा लोन कैसे चुकाओगे? तो उसी को उत्तर दे रहे हैं हम तुम्हारा। उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्या बन जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कर्जदार की आय अनिश्चित हो जाती है। तुम्हारा फिक्स नहीं रहेगा, तुम्हारा बहुत दिक्कत होगा। तुम्हारा कौन करेगा दिक्कत? तुम्हें तुम्हारा लोन वाले दिक्कत करेंगे। तुम्हारा अनिश्चित तुम्हारा आय है, इनकम है, तुम्हारा और डुबा देगा और जोखिम बढ़ा देगा तुम्हारे। ठीक है ना, कौन? लोन। ठीक है, कर्ज और ब्याज समय पर चुकाना कठिन हो जाता तुम्हारा, जब इनकम भी फिक्स नहीं है तुम्हारा। तुम क्या हो तुम्हारा? वैसे तुम कंगाल हो तो तुम कैसे चुकाओगे तुम्हारा ब्याज और तुम्हारा लोन? ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? कर्ज का बोझ बढ़ जाता है तुम्हारा, कर्ज का बोझ बढ़ता है, तनाव बढ़ता है तुम्हारा। भैया दिमाग खराब, भैया ये क्या हो गया, क्यों लिए हम लोन, काहे मस्ती करने के लिए लोन ले, दिमाग खराब, लोन नहीं लेना चाहिए हमको। मेरा बोली फंस रहा है बच्चा बोलते बोलते, लेकिन बता देंगे तुमको, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को की समस्या को कैसे सुलझाती है? देख रहे बच्चा, जो मुद्रा है वो आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग
दोहरे संयोग की समस्या को कैसे सुलझाती है, उदाहरण से समझाए। देख रहे बच्चा, पहले के जमाना में एक आदमी अगर चाहता था तो एक सामान लेके जाता था तुम्हारा कि भैया ले लीजिए, दूसरा आदमी तैयार है सामान लेने के लिए भैया, लेकिन कंडीशन क्या था तुम्हारा कि सामान जो दे रहा है इस सामान ले, इसके बाद जो सामान है ये इसको दे। ऐसा कंडीशन अगर हुआ तो ही क्या होगा तुम्हारा, तभी सामान ये इसको दे पाएगा, इसे ले पाएगा। वरना इसको चाहिए, ये दे रहा है गेहूं और इसको भी गेहूं चाहिए तब ठीक है, और इसको दे रहा है चावल, जिसके पास भी चावल ये दे रहा है तब ठीक है, दोहरा सही, किसी बोलते दोहरा सही। लेकिन अगर इसके पास गेहूं है, इसको चाहिए चावल, बोले बेटा नहीं गेहूं नहीं लेंगे, हमको चावल दो, ठीक है। वही दिक्कत वाली बात ये है। क्या दिक्कत वाली बात, फिर से एक बार समझा देते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख रे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख रे बच्चा, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या कैसे सुलझाती है, उदाहरण से समझाओ। समझाते हैं रे बच्चा। देख भैया, हम पहले के जमाना में पैसा नहीं था तो लोग सामान लेके अपना जाते थे, लोग अपना सामान लेके जाते थे। ऐसा लोग ढूंढेंगे, बहुत सारे लोग में ऐसा लोग ढूंढेंगे, ये एक ऐसा लोग को ढूंढेगा जो इसका सामान, जो इसके पास सामान है वो ले ले, और इसके पास जो सामान है वो ये ले ले, मतलब सामान के बदले सामान। ऐसा लोग ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था, है ना भैया। तो क्या हुआ, कौन तुम्हारा आया, कौन मुद्रा ने क्या किया, तुम्हारा दोहरा संयोग को क्या सुलझा दिया कि भाई इसको बेच देंगे, पैसा ले लेंगे, पैसा से कोई भी सामान खरीद लेंगे, हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हम जो सामान दे रहे हैं वही सामान लेने वाला कोई मिल जाए, और हमको जो सामान चाहिए वही देने वाला कोई मिल जाए, ऐसा हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कौन सुलझाया, ये तेरा मुद्रा, क्या तुम्हारा मुद्रा, ठीक है, मुद्रा तुम्हारा सुलझा दिया। अब तुम टेंशन नहीं लेने का, फटाफट तुम समझ लो इस क्वेश्चन का आंसर। वस्तु विनिमय में लेन देन तभी होता था जब दोनों एक दूसरे की वस्तु को चाहे। इसे दोहरा संयोग की समस्या कहते थे, ठीक है ना भैया। जो हम सामान दे रहे हैं वही सामान वो ले, और जो सामान वो दे रहा है वो सामान हम ले, ऐसा कंडीशन होगा तभी क्या बोलेंगे तुम्हारा, तब ये कंडीशन बड़ा मुश्किल था ऐसा होना, इसी बोलते दोहरा संयोग की समस्या। लेकिन मुद्रा, पहले वस्तु बेचकर पैसा लिया जाता तुम्हारा, फिर उसी पैसा को जरूरत की वस्तु को खरीदा जाता तुम्हारा। पैसा ले लिया, जो मन सो खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुद्रा ने अच्छा काम किया कि नहीं किया, हाँ सर कर दिया सर। उदाहरण, किसान अनाज बेचकर पैसा लेता है और उसे जूता खरीदता है। लेकिन अगर किसान को अनाज खरीदना, जो जूता खरीदना रहा, तुम्हारा ऐसा जगह ढूंढता कि वो अनाज ले और उनको जूता दे, इसे बोलते दोहरा संयोग की समस्या। लेकिन मुद्रा ने इसको समस्या को सॉल्व कर दिया। ये तुम्हें अच्छा समझा दिए हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत में ऋण मतलब लोन के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता क्यों है तुम्हारा बढ़ाना क्यों है। अगर बेटा लोन अगर सस्ता कर देगा, बढ़ा देगा तो उद्योग बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा तो मोदी जी खुश हो जाएंगे, तो हम लोग भी खुश हो जाएंगे, है ना। मोदी भक्त है क्या सर, नो, मैं कोई पॉलिटिक्स से बात नहीं करूंगा। हम किसका भक्त नहीं बताऊंगा, मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ बच्चा, ठीक है। तब सुन मैं उत्तर, भारत में ऋण मतलब लोन के औपचारिक मतलब ऑफिशियल स्रोतों को बढ़ाना क्यों जरूरी है। क्योंकि पहला पॉइंट, इनमें कम ब्याज दर पर ऋण मिलती है। भैया साहूकार पे पास लोन जाएंगे 10% में देगा, और गवर्नमेंट पास जाएंगे बैंक के पास में 3% में देगा, वो भी सालाना, और ये महीना। बेटा बहुत खराब चीज। इसलिए भैया ऑफिशियल रूप से क्या स्रोत बढ़ाना है, किसका, लोन का। भैया लोन मुझे बैंक से मिलने तैयार हो जाए भैया, है ना भाई। बंधन बैंक सुने ही होगे, बहुत सारा बैंक अभी चल रहा है, लोन दे रहा है 50,000, 60,000, 30,000। दूसरा पॉइंट क्या है, लोग साहूकारों के शोषण से बच जाए, और ऑफिशियली तैयार करेंगे तब ना भाई साहूकार से बचेगा, हाँ जी। तीसरा पॉइंट, यह गरीबी और जरूरतमंद लोगों को विकास कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। भैया गरीब लोग एक साथ 30,000 50,000 कहाँ से पा पाएंगे, लेकिन लोन से उसे मिल जाएगा और वो बड़े बड़े काम कर लेंगे, धीरे लोन चुका देंगे, और उसका विकास हो गया लाइफ में, है ना। बिल्कुल सर, समझ में आ गया सर। अगला पॉइंट देख ले भैया, ये हमको लग रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है ये तुम्हारा, ये 3 नंबर में 3 पॉइंट लिखना। तो सुन क्वेश्चन क्या आएगा नंबर, व्यापार और विदेश नीतियां उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया कैसे सहायता पहुंचाती तुम्हारा, ठीक है। व्यापार
व्यापार कर रहे हैं। और विदेश नीति कौन सरकार लागू करेगा? उदारीकरण, कहीं भी जाके कंपनी खोल दें या मेरा देश में या किसी और देश में, वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती तुम्हारा? सुन उसका उत्तर, व्यापार और विदेश नीतियां किसी देश को विश्व से जोड़ने का विश्व से जोड़ने का काम का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये उदारीकरण और वैश्वीकरण का निम्न प्रकार को बढ़ावा देती है। ठीक है, कैसे देख रहे बच्चा? पहला पॉइंट क्या है बच्चा? आयत निर्यात पर रोक कम करना। आयात और निर्यात पर रोक कम करना, अगर नीति अच्छा हो सरकार का तो आयात और निर्यात पर रोक कम कर देगा। भैया हम क्या करेंगे, हम भेज रहे हैं इंग्लैंड से मेरे भी पास सामान आ रहा है। पता है कि नहीं पता है तुम्हारा? 26 जनवरी में आया था यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, है ना भैया, वो बूढ़ी टाइप की लड़की नहीं थी भैया, ये तुम्हारा गलत बात, बूढ़ी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बेटा बूढ़ी को बूढ़ी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छौड़ी बोलेंगे उसको। तो भैया देख ले भैया, आयात निर्यात को रोक कम करना, इसमें क्या होगा तुम्हारा? इसका लिखेंगे क्या? सरकार शुल्क और प्रतिबंध कम करती है, जिससे व्यापार आसान हो जाता है तुम्हारा। हाँ या ना? हाँ सर। फिर क्या है बच्चा? विदेशी कंपनी का अनुमति देना। आओ बेटा आओ, टेस्ला आओ, ये आओ वो आओ, सब आओ, खोलो भैया, हमको रोजगार मिलेगा। भैया क्या है तुम्हारा? विदेशी कंपनी को अनुमति देना। विदेशी कंपनी देश में निवेश कर सकती है तुम्हारा उदारीकरण के कारण। हाँ या ना? निधिकरण, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अगला पॉइंट क्या है तुम्हारा? प्रतिस्पर्धा बढ़ना, कंपटीशन बढ़ जाना तुम्हारा। हाँ या ना? विदेशी वस्तुओं के आने से प्रतिस्पर्धा क्या तुम्हारा बढ़ जाती है। विदेशी वस्तु सस्ता बेचने लगा, हमको भी अपना सामान सस्ता बेचने लगेगा। भैया लोग खुश, सस्ता मिल रहा है सामान मुझे। हाँ या ना? बिल्कुल सर। तकनीक और पूंजियों का प्रभाव होता है तुम्हारा। भैया सुनो, नई टेक्नोलॉजी आएगा तुम्हारा, बाहर से लोग आएंगे तो नई टेक्नोलॉजी लगेंगे और पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे अपना। वो विदेश से नई तकनीक और पूंजी आती है। हाँ या ना? बिल्कुल सर। अगला पॉइंट क्या है? विश्व बाजार से जुड़ाओ। विश्व के जितने बाजार होंगे उसमें क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे हम। तुम्हारा देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार से जुड़ जाती है, तुम्हारा सामान वहां भी बिकने लगेगा। मेरा नाम होगा, मेरा काम होगा, मेरा तुम्हारा मोदी जी का सीना छपन नींद का चौड़ा हो जाएगा तुम्हारा। हाँ या ना? बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन क्या है रे बच्चा? अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन, विश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या करें। अभी उदारीकरण विश्वीकरण बताए ना भैया, विश्वीकरण बताए तुम्हारा, उदारीकरण बताए, वो सबके लिए एक समान नहीं है। कैसे बताइए भैया? वैश्वीकरण का प्रभाव सभी लोगों और क्षेत्रों के लिए बराबर नहीं पड़ा है। कैसे? पहला, बड़ी कंपनियां को अधिक लाभ हुआ। बड़े कंपनी पूरा पैसा छाप लिया, पूरा पैसा छापा हुमच के, क्योंकि उन्हें विदेशी बाजार और नई तकनीक मिल गई, नया टेक्नोलॉजी मिला, नया सामान बना दिया। अब विदेशी व्यापार भी, बाजार भी मिल गया, वहां जाकर बेच डाला। लेकिन छोटे उद्योग और गरीब लोग पीछे रहे बेचारे, क्योंकि वे विदेशी प्रतिस्पर्धा सहन नहीं कर पाए। विदेश वाले लोग ने क्या कर दिया? रेट कम कर दिया, नया बाजार ढूंढ लिया। छोटे वाले लोग ने बेच ना पाया अपना सामान, लागत ज्यादा था और इनकम मिल रहा था कम, पैसा मिल रहा था कम, बेच ही नहीं पाया। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? कुछ क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा तो कुछ क्षेत्रों में नौकरियां क्या हो गई तुम्हारा? कम हो गई। तो भैया हमेशा अगर आधा गिलास पानी लेंगे तो कोई देखेगा आधा गिलास भरा हुआ है, कोई देखेगा आधा गिलास खाली है। ये काम तो हमेशा होता है। हाँ या ना? हाँ सर, ऐसा होता है तुम्हारा। ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देख ले बच्चा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है तुम्हारा। उपभोक्ता के किन्हीं तीन अधिकारों को बताइए और प्रत्येक पर संक्षेप में लिखिए। 3 गो हम अधिकार बताएंगे तुम्हारा। पहला क्या अधिकार तुम्हारा? देख बच्चा, सुरक्षा का अधिकार। क्या तुम्हारा? सुरक्षा का अधिकार क्या है तुम्हारा? उपभोक्ता को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है जो उसके स्वास्थ्य, क्या तुम्हारा? स्वास्थ्य या जीवन के लिए हानिकारक ना हो, इसको बोलते हैं सुरक्षा का अधिकार। क्लियर करने के लिए। दूसरा क्या है तुम्हारा? जानकारी का अधिकार क्या है तुम्हारा? उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता, क्या तुम्हारा? गुणवत्ता, मूल्य, वजन, निर्माण तिथि का सही जानकारी पाने का अधिकार होता है हमारा। जानकारी मिले कि भैया कब बना है, कितना क्वालिटी है, क्या मिला है, नहीं मिला है, वजन कितना, निर्माण तिथि क्या है, भैया एक्सपायरी डेट क्या है, सब बताओ हमको। ये अधिकार मिला। हाँ या ना? पहले नहीं मिलता था। शिकायत करने का अधिकार, अगर हमको खराब सामान दिया तो हम शिकायत करेंगे कंज्यूमर कोर्ट में। हाँ या ना? हाँ सर, करेंगे सर। उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिल गया। हाँ, ये 3 अधिकार हम बता दिए उपभोक्ता का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि बताओ रे बच्चा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? तो कुछ तो गलत होगा तब ना भैया आंदोलन शुरुआत हुआ उपभोक्ता आंदोलन। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत निम्न कारणों से हुई। पहला कारण क्या तुम्हारा? मिलावट और घटिया सामान
की बढ़ती समस्या, घटिया सामान बेचने लगा था, मिलावट वाला सामान बेचने लगा, तुम्हारा क्या हुआ, उपभोक्ता आंदोलन स्टार्ट हो गया तुम्हारा। दूसरा, तेल और माप में धोखेधारी, सॉरी तेल नहीं, तौल तौल भैया भाई विश्वास नहीं करोगे, 1 बजे रात बना रहे हैं वीडियो। तेल और माप में धोखेधारी, भैया बोलता है 1 लीटर दिया तुम्हारा 750 ml, गलत किया कि नहीं किया। माप बोला 1 kg है, दिया हमको 900 ग्राम, गलत किया नहीं किया। तो भैया इसे बचने के लिए उच्च मूल्य वसूली और कालाबाजारी, भैया दाम बढ़ा दिया, भैया दाम बढ़ा बढ़ा के बेच रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हम, इसलिए आया भैया उपभोक्ता आंदोलन। चौथा पॉइंट क्या तुम्हारा, उपभोक्ताओं का शोषण, उपभोक्ताओं का कंज्यूमर का तुम्हारा शोषण कर रहा था बच्चा, ठीक है ना, ये भी गलत था तुम्हारा। पांचवा पॉइंट क्या तुम्हारा, उपभोक्ताओं अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, भैया लोग को पता चले कि भाई अधिकार है हमारा सही सामान खाने का, सही तौल का सामान खाने का, सही अच्छे क्वालिटी का सामान खाने का, लोग में जागरूकता बढ़ाया कौन, उपभोक्ता आंदोलन। ये रहा तुम्हारा 5 पॉइंट, 5 मार्क्स में आ गया तो 5 पॉइंट लिखना, 3 मार्क्स में 3 पॉइंट लिखना, क्लियर। चलो भाई 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन क्या है, 3 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। भैया क्या है तुम्हारा, उपभोक्ता जागरूकता आवश्यकताएं, क्योंकि आवश्यकता है तुम्हारा क्या, तुम्हारा उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है क्योंकि जागरूक उपभोक्ता ही अपने अधिकार की रक्षा कर सकता है। पहला क्या तुम्हारा, पहला ये सब क्या है तुम्हारा, पहले देख ले भैया थोड़ा सा और। तो देख भाई 15वां क्वेश्चन क्या है, 3 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। तो भाई 3 उदाहरण देना तुम्हारा किसका, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता के लिए, ठीक है। तो उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है क्योंकि जागरूक उपभोक्ता ही अपने अधिकार की रक्षा कर सकता है। कैसे रक्षा करेगा तुम्हारा, मिलावट से, दूसरा अधिक मूल्य वसूली से, तीसरा क्या तुम्हारा खराब वस्तु की शिकायत से। ये 3 चीजें कर सकता है तुम्हारा, इस डिटेल देखते तुम्हारा मिलावट के उदाहरण। जागरूक उपभोक्ता मिलावटी खाद्य पदार्थ से बच सकता है तुम्हारा, है या ना तुम्हारा, हाँ या ना, हाँ। अधिक मूल्य वसूली, जागरूक उपभोक्ता तय मूल्य से अधिक पैसे देने से मना कर सकता है तुम्हारा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। खराब वस्तु की शिकायत, जागरूक उपभोक्ता खराब सामान के खिलाफ शिकायत भी कर सकता है, हाँ या ना, कंज्यूमर कोर्ट में, बिल्कुल सर। ये 3 उदाहरण दे दिए, 3 मार्क्स वाला, अगर क्वेश्चन आया तो कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन देख रहे बच्चा, कुछ नहीं, अगला क्वेश्चन स्वाहा हो गया तुम्हारा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गर्दा उड़ा देना तुम एग्जाम में, ठीक है ना। तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम करवा दिए कंप्लीट। किसका तुम्हारा, ये था तुम्हारा इको का, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र का। इससे 5 नंबर का भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करवा दिए हैं, 5 और 3 दोनों कंप्लीट करवा दिए हैं। और सब चल रहा है क्या तुम्हारा, एसएसटी टॉपर सीरीज, एसएसटी टॉपर सीरीज। तुम बाकी सब्जेक्ट का भी देख लेना, तो तभी तुम टॉप कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। जितना बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट, तुम्हारा इससे बाहर में एग्जाम में नहीं आएगा, ये हम 100% श्योर होकर बोल रहे हैं बच्चा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय।